Good morning, students. We are doing 10th class civics chapter second federalism. हम लोगों ने ऑलरेडी इससे रिलेटेड 2 वीडियोस आपकी बना ली हैं जिनमें हम लोगों ने आपके फेडरलिज्म के ओरिजिन वर्ड की बात की है। देन फिर हम लोगों ने फेडरलिज्म कैसे प्रैक्टिस करते हैं उसकी बात की, कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती हैं आपकी उसकी बात की है फेडरलिज्म में। फिर हम लोगों ने बात की थी कि इंडिया में आपका फेडरलिज्म कैसे है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में तो फेडरेशन जैसा कोई वर्ड मेंशन नहीं है, फिर भी हमारी कंट्री को फेडरलिज्म कंट्री बोलते हैं। फेडरलिज्म यहाँ पर फॉलो होता है, किन कारणों से होता है वो चीज़ हम लोग पहले एक बार देख चुके हैं। अभी उसके आगे देखते हैं कि कैसे और क्या क्या चीज़ें हैं जो हम लोग हमारी कंट्री को फेडरलिज्म में कन्वर्ट करती हैं। What makes a India a federal country? क्या चीज़ है जिसने इंडिया को एक फेडरल कंट्री बनाया है? सबसे पहले हम लोगों को पता है कि इंडिया का जो फेडरल सिस्टम है वो किस रूट से बना है, आपका होल्डिंग टुगेदर। जो हम लोग ऑलरेडी बात कर चुके हैं कि 2 तरीके से वो काम करता है, आपका होल्डिंग टुगेदर और कमिंग टुगेदर। इंडिया का जो फेडरेशन है वो आपका होल्डिंग टुगेदर है। होल्डिंग टुगेदर है तो यहाँ पर क्या है, आपका अनइक्वल पावर अमंग द स्टेट्स। आपकी जो पावर्स की हम लोगों ने बात की है कि आपके स्टेट्स में पावर्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो अनइक्वल है। अब वो अनइक्वल क्यों है? क्योंकि ये होल्डिंग टुगेदर है। कई स्टेट को आपने उस बिगर यूनिट फॉर्म करने के लिए स्पेशल प्रोविजन दिए थे, वो स्पेशल प्रोविजन मिले थे, तो आपकी स्टेट्स को क्या हो गया, अनइक्वल पावर डिस्ट्रीब्यूशन इन लोगों के बीच में है। स्पेशल स्टेटस के साथ वो काम करते हैं, जिसमें आपके जम्मू एंड कश्मीर, आपके नागालैंड जो ईस्टर्न स्टेट है उनकी बात करते हैं। अगर जम्मू एंड कश्मीर की हम बात करते हैं, क्योंकि अभी आपकी एनसीईआरटी अपडेट नहीं हुई, जैसे ही आपकी एनसीईआरटी अपडेट होगी लास्ट ईयर से उसका वो जो स्पेशल प्रोविजन था 35A और आर्टिकल 370 उसको रिमूव कर दिया है 5 अगस्त आपका 2019। लेकिन अभी तक हम लोगों ने अपनी एनसीईआरटी को अपडेट नहीं किया, तो हम उसी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं। तो आपके जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन था, उसके पास उसका सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन था। अगर नागालैंड की बात करते हैं, वो एक ट्राइबल रीजन है, नागा कम्युनिटी के लोग हैं, उनको अपना कल्चर डिफरेंट है, दूसरे कल्चर के साथ अपने आप को मिक्सअप नहीं करना, इसीलिए उसको भी स्पेशल प्रोविजन मिलता है। फिर अपनी कंट्री में ये थी स्टेट की बात। फिर एक और चीज़ है अपनी कंट्री में, यूटीज की हम बात करते हैं, यूनियन टेरिटरीज की। यूनियन टेरिटरीज वो एरिया होता है कंट्री का जो ना तो इतना बड़ा होता है कि उसको एज अ स्टेट आप डिक्लेयर कर सकते हो, और ना ही वो इतना छोटा है कि इसको किसी और स्टेट के साथ मर्ज कर लो। एक तो ये कारण हो गया। दूसरा, उसकी कुछ ज्योग्राफिकल लोकेशन ऐसी होती है कि उसको आप किसी और के साथ मर्ज भी नहीं कर सकते। जैसे अगर आप अपनी कंट्री में इसकी अंडमान निकोबार आइलैंड की बात करो और आपके अंडमान ये क्या है आपका लक्षद्वीप की बात करते हैं, तो दोनों के दोनों सी में आपके है, इसको मर्ज करना किसी भी स्टेट के साथ डिफिकल्ट है। तो कई बार ज्योग्राफिकल कंडीशन भी ऐसी होती है, किसी पार्ट को कंट्री को आप दूसरी स्टेट के साथ मर्ज नहीं कर सकते, या उसके पास क्या है दूसरे कुछ रीजन है, कल्चर उसका ऐसा है, उसकी वजह से हम लोग बात कर सकते हैं। फिर आप बात करते हो पुदुचेरी की, कि पुदुचेरी तो कंट्री के बीच में ही है, मेनलैंड पर है, फिर भी हम लोगों ने उसको ऐड क्यों नहीं किया? वो आपका जो तमिलनाडु और आपके बॉर्डर पर ही है आंध्र प्रदेश के, बट उनका कल्चर कुछ ऐसा है, फिर आपको उसको इंडिपेंडेंस गेन होने में टाइम लगा था हमारी कंट्री में मर्ज करने के लिए, इसीलिए उसको यूटी का ही स्टेटस मिला है। पावर शेयरिंग, अभी क्या बात करनी है, इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन, इंडिया जो है फेडरल कंट्री है, कैसे है ये बता दिया कि आपका स्पेशल प्रोविजन दे दिया, होल्डिंग टुगेदर में था, लास्ट में इसका एरिया ऑफ वर्क डिवाइड किया था जैसा आपका फेडरलिज्म बोलता है। पावर शेयरिंग अरेंजमेंट इन द बेसिक स्ट्रक्चर इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज। अब क्या है, जो आपका पावर शेयरिंग की हम लोगों ने बात की है, वो कोई भी गवर्नमेंट है उसमें पावर शेयर करेंगे, और फेडरलिज्म भी क्या बोलता है कि आपकी पावर आपको शेयर करनी पड़ेगी। आपका एरिया ऑफ वर्क डिवाइड है, तो आपका ये कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है जो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। कैसे हम लोग पावर शेयर करते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एंड लोकल गवर्नमेंट के उसमें, और डिफरेंट ऑर्गन्स में भी, जैसे आपके एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव और जुडिशरी में हम लोग पावर को शेयर करते हैं। डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज में हम लोग पावर शेयर करते हैं, डिफरेंट सोशल ग्रुप्स में हम लोगों ने आपकी पावर शेयरिंग की बात की है।
एनी चेंज टू बी पास्ड बाय द बोथ। अब आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज मेंशन है उसको आप इजिली चेंज नहीं कर सकते। इजिली चेंज क्या, क्योंकि हम लोग 9th क्लास से पढ़ते आए हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन एज वेल एज फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन। क्लियर कि हम अपने कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए वो रिजिड है, और आप उसमें पूरा चेंज ना करके कुछ अमेंडमेंट, कुछ चेंजेस, कुछ रिफॉर्म्स कर सकते हो, तो वो आपका फ्लेक्सिबल भी है। कोई भी चेंज जब आप करते हो तो आपको क्या करना पड़ता है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में 2/3 की मेजोरिटी से उस बिल को पास करना है। आप लोगों को पता ही है क्या, 2/3 की मेजोरिटी से बिल पास करना पड़ता है। कब, आपके पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में। और पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज कौन से हैं, आपकी लोकसभा और राज्यसभा की हम लोगों को ने बात की है। आप सबको पता है जो बिल पास है वो मूव कैसे करता है, लोकसभा टू राज्यसभा, राज्यसभा टू प्रेसिडेंट। इस तरीके से बिल, जो आपका कोई भी बिल होता है वो उसका पाथ यही होता है मूव करने का। बट जब आपका आर्टिकल 370 और 35A रिमूव किया था कश्मीर से, तब ये पूरा पाथ फॉलो नहीं हुआ था, डायरेक्ट प्रेसिडेंट के पास गया था और वो बिल पास हुआ था। उस चीज पे हमारे ऑपोजिशन के पार्टी के लीडर थे कपिल सिब्बल जी, उन्होंने बोला था कि ये मर्डर ऑफ द डेमोक्रेसी। एक्चुअल में हम लोग उस बात पर नहीं जा रहे कि उन लोगों का क्या मुद्दा था, लेकिन जो आपका एक्चुअल पाथ होता है वो ऐसे ही मूव करता है, लोकसभा, लोकसभा टू राज्यसभा, राज्यसभा टू प्रेसिडेंट। बट 35A और 370 के टाइम पे वो ऐसा फॉलो नहीं हुआ था। तो ये क्या बोलते हैं, आपका फेडरलिज्म या आपका कॉन्स्टिट्यूशन कैसे, कि आप फेडरलिज्म में आप अपने कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली चेंज नहीं कर सकते। उस बिल के लिए आपको क्या करना है, अपने पार्लियामेंट के दोनों हाउसेज में बात करनी पड़ेगी, और तब पास होगा जब वो 2/3 की मेजोरिटी होगी। Then it has to be ratified in a legislature of at least half of the state. Judiciary take the decision in the case of dispute. फिर अगर किसी भी केस स्टेट्स के बीच में कोई डिस्प्यूट आता है, तब आपकी जुडिशरी उसमें इंटरफेरेंस करती है। वो आपको पता ही है कि कोर्ट इंटरफेयर करती है जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में कोई प्रॉब्लम होती है, कोई डिस्प्यूट होता है। सेम चीज इधर हम लोगों ने बात की। तो ये सारी चीजें जब हम फॉलो कर रहे हैं अपनी कंट्री में, तो हमारी कंट्री भी क्या है, फेडरलिज्म के बेसिस पे हम काम करते हैं। फिर बात करते हैं कि इंडिया का फेडरलिज्म या इंडिया का फेडरेशन कैसे वर्क कर रहा है। उसमें आपको 3 चीजें चाहिए इंडिया के फेडरलिज्म के लिए। फर्स्ट चाहिए लिंग्विस्टिक स्टेट, देन आपको लैंग्वेज पॉलिसी, एंड थर्ड आपका सेंट्रल स्टेट रिलेशन, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में क्या रिलेशन है। लैंग्वेज पॉलिसी की जब आप बात कर रहे हो तो इसमें आपको बात करनी है किस चीज की, कि आपकी कंट्री की कौन सी नेशनल लैंग्वेज है, क्या ऑफिशियल लैंग्वेज है, उसकी बात करेंगे। देन लिंग्विस्टिक स्टेट की बात करते हैं, जब आपका स्टेट का क्या किया है, सेपरेट स्टेट में कन्वर्ट हुआ है कोई भी स्टेट, वो किस चीज पे, लैंग्वेज के बेसिस पे चेंज किया है, तो उसको आपने लिंग्विस्टिक स्टेट बोला है। लिंग्विस्टिक स्टेट इवेल्युएशंस ऑफ द स्टेट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। हम बोलते हैं कि जो हमारी स्टेट्स का फॉर्मेशन होता है, स्टेट क्रिएट होती है, वो ऐसा नहीं है कि एकदम से किसी स्टेट ने डिमांड की तभी आपकी स्टेट फॉर्म होगी। उसके इवैल्यूएशन में क्या टाइम लग गया है आपका, कितना पीरियड्स ऑफ टाइम का, कितना पीरियड्स ऑफ टाइम, अगर 1947 टू 2020 की हम बात करें, इतना टाइम पीरियड उसको लगा है। लास्ट अभी 2020 में कोई नहीं बना, 2019 में लास्ट आपके पास स्टेट और यूटी आई थी। अगर आप बात करते हो बिल्कुल जिस टाइम 1947 में कंट्री ने इंडिपेंडेंस गेन की थी, तो क्या था आपके पास, टोटल 14 स्टेट थी एंड 6 यूटीज थी। बट 2019 में क्या है, 28 स्टेट और आपके पास कितनी, 9 यूटीज के साथ हम लोगों ने काम किया है। 7 यस, तो आपकी इन 6 यूटीज थी और 14 आपकी क्या थी, स्टेट्स थी। क्रिएशन ऑफ द स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज इज कॉल्ड क्या, लिंग्विस्टिक स्टेट। जब भी आपकी स्टेट का फॉर्मेशन होगा, क्रिएट करोगे आप कोई न्यू स्टेट ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, तब आप उसको बोलोगे लिंग्विस्टिक स्टेट। पीपल स्पीक सेम लैंग्वेज, कैसे बोलते हैं हम लोग, कि अगर एक स्टेट के अंदर रहने वाले सारे लोग सेम लैंग्वेज बोलते हैं, वो एक स्टेट में रहते हैं, तब वो क्या डिमांड कर रहे हैं कि स्टेट के बेसिस पे हम लोगों को सेपरेट स्टेट चाहिए। इसके लिए हम जैसे देखते हैं कि आपके कन्नड़ स्पीकिंग पीपल जो है वो कहाँ, कर्नाटका में रहते हैं, आपके तमिल स्पीकिंग पीपल कहाँ, तमिलनाडु में रहते हैं। इन बेसिस पे जैसे आपका क्या हुआ है, आपकी स्टेट का फॉर्मेशन हुआ है सिर्फ लैंग्वेज के बेसिस पे, तब आपकी लिंग्विस्टिक पॉलिसी आपने फॉलो की थी कहाँ पर, अपनी कंट्री के फेडरलिज्म में। देन नॉट ओनली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज, फिर हम बोलते हैं कि सिर्फ स्टेट का जो आप फॉर्मेशन या क्रिएशन करते हो वो इस बेसिस पे नहीं करते,
सिर्फ लैंग्वेज के, कई बार ज्योग्राफिकल कंडीशन ऐसी होती है, कई बार आपकी कल्चरली ऐसे इस तरीके की स्टेट होती है जिसकी वजह से आपने क्या कर लिया, अपनी कंट्री में एक सेपरेट स्टेट को फॉर्म कर लिया। लैंग्वेज के बेसिस पे तो हो ही गया, लेकिन दूसरे बेसिस की भी बात कर रहे हैं। जैसे ज्योग्राफिकल बेसिस पे आप किसकी बात करते हो, आप हिमाचल प्रदेश की बात कर सकते हो, माउंटेनी से रीजन है जब वो पहले पंजाब से सेपरेट हुआ था, या उत्तराखंड की बात कर सकते हो। इधर आप कल्चरल के बेसिस पे नागालैंड जैसी स्टेट्स की बात कर सकते हो। ये सारी स्टेट की आपकी ज्योग्राफिकल और कल्चरल बेसिस पे भी आपकी स्टेट का फॉर्मेशन होता है। देन जब हम लिंग्विस्टिक की बात कर रहे हैं कि आपकी जो स्टेट्स हैं उनका फॉर्मेशन बिल्कुल एकदम से नहीं हुआ कि किसी ने डिमांड की और एकदम से आपको स्टेट मिल गई। उससे पहले आपके जो लीडर्स थे, पॉलिटिकल लीडर्स थे, उनके माइंड के अंदर एक फियर था कि अगर हम स्टेट के बेसिस पे कोई न्यू स्टेट, लैंग्वेज के बेसिस पे कोई न्यू स्टेट क्रिएट करेंगे तो वो किसका रिजल्ट होगा, आपके डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन होगा। डिसइंटीग्रेशन कैसे, अभी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के एफर्ट से क्या हुआ, पूरी कंट्री को हमने यूनिफाई कर लिया। यूनिफाई करने के बाद अगर फिर हम लोग लैंग्वेज के बेसिस पे उनको डिवाइड कर देंगे, उनको सेपरेट स्टेट में कन्वर्ट कर देंगे, तब मे भी वो फिर क्या करें, अपनी कंट्री से सेपरेट नेशन की भी वो डिमांड कर सकते हैं। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, आपकी नेशन में जब आपकी स्टेट के फॉर्मेशन की बात होती है तो वो क्या था, फियर था माइंड के अंदर, किसके, आपके जितनी भी पॉलिटिकल लीडर्स थे उनके माइंड के अंदर आपका एक फियर किस चीज का था कि डिसइंटीग्रेशन ऑफ द नेशन ना हो। सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड फॉर द सेम टाइम इन 1956, बट फिर अपनी कंट्री में क्या है, उस टाइम पे एक स्टेट फॉर्मेशन के लिए एक एसोसिएशन बनी 1956 से, लेकिन तब से भी वो स्टेट का आपका फॉर्मेशन नहीं हो, उसको बहुत टाइम लगा। डे बाय डे फिर वो डिक्रीज होती गई, मतलब डे बाय डे उसने टाइम लिया पूरा पकने के लिए, पूरा राइट के लिए, तब जाके आपकी स्टेट की फॉर्मेशन हुई है। But experience has shown that the linguistic state had forced unity and made the administration easy. फिर हम क्या करते हैं, जैसे उसको स्टेट में कन्वर्ट किया उसके बाद ऐसा नहीं है कि हमें उसके कोई बहुत बुरे इफेक्ट देखने को मिले, बल्कि अच्छा रहा है। अच्छा कैसे रहा है कि आपके एडमिनिस्ट्रेशन का काम बहुत ईजी हो गया। मोस्टली जो पॉपुलेशन है कंट्री की वो क्या है, आपकी अनएजुकेटेड पॉपुलेशन है, तो उनको वो सिर्फ अपनी रीजनल लैंग्वेज को ही जानते हैं। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में मराठी लोगों की बात करते हो, पंजाब में पंजाबी लोगों की बात करते हो, जब भी उनको अपना एडमिनिस्ट्रेशन का कोई काम करना होता है तो वो अपनी रीजनल लैंग्वेज में ज़्यादा इजी फील करते हैं, तो काम इजीली हुआ। और फिर क्या हुआ, आपकी यूनिटी के साथ, मतलब हमारी कंट्री में बेनिफिट ही है, इतनी सारी डाइवर्सिटी होने के बाद भी, लैंग्वेजेस के बेसिस पे भी डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छी यूनिटी के साथ कंट्री में रहते हैं। तो ये किस चीज़ की बात की हम लोगों ने, आपकी कंट्री में लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो आपका फेडरेशन फॉलो करना है उसकी बात की। नेक्स्ट वीडियो में हम क्या, लैंग्वेज पॉलिसी की बात करेंगे एंड आपके सेंटर स्टेट रिलेशंस की बात करेंगे। थैंक यू बच्चों।